किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरभि। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो कार्यक्रम है वो हमेशा इसी में लगा रहता है कि कैसे आपको नई नई तकनीकों से नए नए स्वरोजगारों के अवसरों से अवगत कराया जाए। और अब हमारा भारत देश हो चाहे प्रदेश की बात हो, दोनों ही कृषि जगत पे जैसे दुग्ध उत्पादन हो, सब्जियां हो, सभी में अग्रणी कतार में हैं। और इस सबका श्रेय सिर्फ आप किसान भाइयों को ही जाता है। ऐसे में आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि आज हम बात करेंगे कि कृषि जगत में कैसे हम स्वरोजगार के अवसर को देख सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, जो कि उद्यमिता प्रेरक हैं, और साथ ही उनके साथ है प्रशांत वर्मा जी, जो कि युवा उद्यमी हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू, धन्यवाद। अब जैसा कि हमने बात की है कि हमारा जो देश और प्रदेश दोनों ही अग्रणी कतार में है। एडवांस तकनीक के साथ साथ एक तरफ जहां पे कृषि को बढ़ावा मिला है, वहीं उद्यमिता के नए नए अवसर भी सामने आने लग गए हैं, स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल जो रहेगा वो अनिल जी से रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से नए नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। धन्यवाद सुरभि जी। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश तो है ही, और मध्य प्रदेश में खासकर हम जब देखते हैं कि हमारे यहाँ शहरों से यदि हम 5 किलोमीटर बाहर भी जाएंगे तो हमें एक खेत मिल जाएगा, और उस खेत में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका बड़ा रोल है। तो हम यदि देखें जो औद्योगिकीकरण की जो परिभाषा है, या हम जो देखते हैं उसके अगर हम आगे जाएँ तो भारत में जो सबसे बड़ा स्वरोजगार का जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र ही। सबसे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में यहाँ पर जो है स्वरोजगार पाते हैं, चाहे वो संगठित रूप में हो या असंगठित रूप में हो। तो हम देखते हैं कि भारत में, हमारे देश में और मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगार के अनंत संभावनाएं, और हमें ऐसा लगता है कि यदि हम इन संभावनाओं पर काम करेंगे, विचार करेंगे, तो एक जो पिछले कुछ सालों में एक जो नया सिस्टम बना है, एक नई प्रवृत्ति आई है कि लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आते हैं और शहरों में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढते हैं और उसमें अपना पूरा जीवन एक छोटे से उसमें निकाल देते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम देखेंगे कि हमारे गांव इतने समृद्ध हैं, इतने संसाधन हैं, वहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, और वहाँ स्वरोजगार की अपार संभावनाएं। यदि हम उन पर बहुत फोकस्ड होकर काम करें, एक रणनीतिक तरीके से काम करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो हम न केवल खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, बल्कि हम गांव में ही अनेक लोगों को वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कि हम देखें, आप देखिए कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने क्या सबक सीखा, किस क्षेत्र की तरफ सबका ध्यान गया। पहला गया हेल्थ केयर की तरफ और दूसरा गया फूड की तरफ, फूड इंडस्ट्री। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं। तो हम अभी हेल्थ केयर को साइड में रखते हैं, फूड की बात करते हैं, और जब भी खाद्यान्न की बात आती है तो सीधे हमारे दिमाग में खेत खलिहान और किसान आता है, क्योंकि वही देश के अन्नदाता हैं, और उनके ही मेहनत से जो है तमाम तरह के आज खाद्यान्न इस देश को उपलब्ध हो पाते हैं। और न केवल इस देश के लिए, बल्कि हम हमारा खाद्यान्न दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, उसको निर्यात करते हैं। तो हम जो भारत के जो किसान हैं वो पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो ये छोटी सी भूमिका मैंने इसलिए बनाई आपको कि मैं एक्सपोर्ट तक पे इसलिए गया कि हम अपने खेत से, हम अपने गांव से न केवल लोकल स्वरोजगार, लोकल व्यापार कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को दुनिया के दूसरे देशों तक भी भेज सकते हैं। इतनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मतलब कृषि में हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि बात सिर्फ खेत खलिहान तक मौजूद है, बात ये है कि वहां से आप स्वरोजगार भी पा सकते हैं। बिल्कुल, हम इसमें इंटरनेशनल ट्रेड तक की बात कर सकते हैं। एक छोटा सा गांव है, छोटी सी पंचायत है, वहां से लेके आप दुनिया के किसी भी देश में, आपको सिर्फ वहाँ की आवश्यकताएं देखनी है, और आपके पास अवेलेबल रिसोर्स, संसाधन क्या है, आपके पास क्या उपज है, क्या फसल है, थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उसकी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। प्रोसेस फूड की आज पूरी दुनिया में हमें डिमांड है। तो थोड़े से ये जो जानकारियां हैं, थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी योजनाओं की जानकारियां हैं, इन सब को लेकर हम अपने गांव के अंदर ही एक छोटे छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों का जाल बहुत अच्छे तरीके से बिछा सकते हैं। इतनी अनंत संभावनाएं इस कृषि के क्षेत्र में हैं, हम देखते हैं।
ठीक है। अब जैसा आपने बताया कि संभावनाएं बहुत सारी हैं। अगर हम रोजगार के बारे में बात करें, आपने यहाँ पे बताया है कि कृषि जगत में हम बहुत सारे रोजगार देख सकते हैं और वो भी अपने ग्रामीण इलाके में ही देख सकते हैं। शुरुआत अगर करें, अगर कोई भी नई शुरुआत करना चाहेगा तो उसके लिए आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे यदि हमारे किसान भाई, उनके परिवार के युवा बच्चे, हर परिवार में युवा होते ही होते हैं और उनको हम जैसे हम कहते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सोच बदलती है, वैसे वैसे हमारा युवा बदलता है। तो आज आप ये अपेक्षा रखें कि जो आज से 20 साल पहले हम जिस तरह से खेती करते थे वही आज का युवा खेती करेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है बदलते वक्त के साथ हमें अपनी प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना चाहिए। तो यदि हम इन बदलाव को लाते हैं तो सबसे बड़ी हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि हमारा जो युवा है, एक किसान परिवार का युवा है, उसका खेत से लगाव कम ना हो। तो खेत से लगाव कम ना हो उसके लिए ये बड़े ज़रूरी है कि उसको जो कृषि में लगातार अपडेट्स हो रहे हैं, जो अद्यतन चीज़ें आ रही हैं, वो उससे वो अवेयर रहे हैं। कृषि में क्या नया यंत्रीकरण हो रहा है, क्या नई मशीनरीज आ रही हैं, क्या नया बीज आ रहा है, क्या नई क्रॉप आ रही है, क्या नए पैटर्न्स आ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में क्या स्कोप आ रहा है, कितनी मशीनें हैं, कितनी प्रोसेस की यूनिट्स लग सकती हैं। तो ये सब चीज़ों से उनको अवेयर कराने की ज़रूरत है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे आवश्यकता दिखाई देती है वो इस बात की है कि हम अपने यूथ को कृषि के साथ साथ कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में जिस तरह की नवीनताएं आ रही हैं, जिस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरह का नया ज्ञान आ रहा है, जिस तरह का नया जो नई नई चीज़ें बन रही हैं, उनको कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से उन तक पहुंचाएं। जब हम उनको पहुंचाते हैं तो हमें जो यंग माइंड से उसको कुछ इनोवेटिव करने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपने सामने उपलब्ध खेत खलिहान, फसल, मेड़, फल फूल पौधे, उनसे क्या नया कर सकता है। तो एक तो उसका खुद का उसको एक ऐसा इकोसिस्टम देना पड़ेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनको देना पड़ेगा कि वो खुद अपने तरफ से कुछ नया सोच सकें। दूसरा, जो ऑलरेडी कृषि अनुसंधान चल रहे हैं, जो प्रोसेसिंग में जो अनुसंधान चल रहे हैं, उनसे उनको अवगत कराना पड़ेगा। तो जो लैब से जो चीज़ें हैं वो सीधे लैंड तक, फार्म तक लाके उनको बतानी पड़ेंगी कि आप भाई अगर आपके यहाँ टमाटर होता है तो इस टमाटर का आप कितने तरीके से उपयोग कर सकते हो। इसको केवल जाकर मंडी में बेचने भर का ही काम नहीं है। इस टमाटर से अगर आप इसको मंडी में 10 रुपये किलो बेचते हो और इससे लाभ अगर आपको 5 रुपये मिलता है, तो इसमें यदि आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू एडिशन, थोड़ी सी मार्केटिंग, थोड़ी सी पैकेजिंग कर लोगे तो वही आपका मुनाफा 10 गुना भी बढ़ सकता है। तो इस तरह की हैंड होल्डिंग, इस तरह का नॉलेज उन्हें बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने युवा उद्यमी के बारे में भी बात की थी और साथ ही हमने ये जाना कि स्वरोजगार के अवसर कैसे हैं। तो यहाँ पे प्रशांत जी से मेरा सवाल ये रहेगा, आपने जो शुरुआत की वो कृषि से जुड़ी हुई करी है, कैसे आपके दिमाग में इसके बारे में आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि अभी सबने और सर ने बताया कि हम कैसे अपने इन कृषि वाले अवसरों को स्वरोजगार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें सिंपल सा ये था कि जैसे 2016-17 पे हमने ये काम शुरू किया, तो आफ्टर जितना भी हमने ये देखा कि 2016-17 में जो कृषि जगत है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी कृषि हैं, इतने सारे किसान भाई हैं जो कि अलग अलग खेत खलिहान उत्पाद उगा रहे हैं, तो हमारा इस पे सीधा सीधा ये रणनीति थी कि कैसे उनके उत्पादों को खेत से कस्टमर की किचन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि किसान खुद तो वहाँ किचन तक नहीं बेच सकता, किसान के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वो ले जाके सिर्फ, जैसे सर ने बताया कि मंडी पे ले जाके बेच देता है, लेकिन कई बार होता है कि मेरा फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, अब उस प्रोसेस उसको कैसे किया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा ये उद्देश्य रहता है किसान भाइयों कि हम आपके प्रोडक्ट को, आपकी क्रॉप को, आपकी फसल को कुछ इस तरीके से प्रोसेस करके हम कस्टमर तक पहुंचाएं जिसमें कि उसकी गुणवत्ता भी कम ना हो, जिसमें हम उसका जो मॉइस्चर लेवल है, जो कंटेंट लेवल है, जो अच्छी उसकी गुणवत्ताएं हैं, वो सब बिना कम किए हम कैसे कस्टमर तक उसको पहुंचा सकें। तो मेरा सिर्फ ये एक रणनीति या फिर एक उसमें आप ये समझ सकते विजन था कि कैसे हम किसान भाइयों के प्रोडक्ट को, कैसे हम किसान भाइयों के फसलों को, कैसे हम किसान भाइयों के जो उत्पाद हैं उनको कैसे अच्छे से अच्छे तौर पर कस्टमर के किचन या कस्टमर के हाथ में हम दे सकें, जिसमें कि उनका भी बहुत भला हो और हमारे, जैसे कि अभी सर ने बताया कि कोरोना काल के बाद अच्छा खाने पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है, अब समझ में आ गया है कि कैसे हम अच्छा खाना लें, जो कि अभी मार्केट में परचेस करने वाले ऐसे लोग हैं, खरीदने वाले लोग हैं जो कि अच्छा ले रहे हैं, भले ही वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। लेकिन हमारे किसान भाई इससे दूर हैं कि वो ले जाके सीधा नहीं बेच सकते,
तो वहाँ पे हम जैसे लोग काम आते हैं कि आप लोग हमारे पास अपनी फसलों को ला सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ऐसा उगा रहे हैं, आपकी फसलों का सही मूल्य उसको सही तरीके से प्रोसेस करके हम कस्टमर तक पहुँचाएंगे। तो हमने आपकी और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज बना दिया है कि आप चाहें तो हमसे जुड़कर, हम आप लोगों से जुड़कर आप लोगों का भी हम सृजन में काम करें और हम भी सोसाइटी के लिए भी हम अच्छा काम करें। तो ये हमारा उद्देश्य था इसमें। जैसे अनिल जी जो हैं वो उद्यमिता प्रेरक हैं जी। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपने एक बताया कि अगर टमाटर है या हाँ जी, मसाले हैं, जी, कोई भी जी, मसाले जी। हैं, अगर हमारे किसान भाई अगर उनके खेत में कोई अच्छी उपज होती है किसी भी फसल की, तो वो उसमें कैसे शुरुआत कर सकते हैं? अनिल जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यही आमतौर पे इसका एक बहुत सही नॉलेज नहीं होने के कारण जो खासकर ग्रामीण युवा हैं, किसान परिवार के युवा हैं, वो उसका बहुत अच्छे से लाभ नहीं ले पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास कोई खेत खलिहान है, आपकी कोई उपज है, आपको थोड़ा सा इनोवेटिव सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि आप जो कर रहे हैं और अभी आप जो देखते आ रहे हैं उसमें आप क्या नया कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप कुछ उसमें नया नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ जो अभी तक चली आ रही है वो वैसी चलती रहेगी। अब सवाल ये है कि नया करने के लिए आपको क्या चाहिए। नया करने के लिए आपको आज देखिए, आज हम इंटरनेट के युग में हैं, है ना, सबके हाथ में मोबाइल्स हैं। आपको अगर कहीं आसपास कोई ऐसी सुविधा केंद्र नहीं दिखता है कि यहाँ आपको कोई गाइड कर सकता है, कोई बता सकता है, तो इंटरनेट पर आज चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, या अलग अलग संस्थाएं हों या अलग अलग एजेंसीज़ हों, सब ने इतनी रिसर्च की हुई है, इतना काम किया हुआ है, इतने आसान तरीके से इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप पहले शुरुआत में उनसे पढ़ना उसको देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम से उसको पढ़ के स्टार्ट कर देंगे, पर आप उसको कम से कम पढ़िए, एक बार उसको देखिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे जाके सुनिए, वो नहीं सुन सकते हैं तो जैसे कृषि दर्शन जैसा कि आज कार्यक्रम है, ऐसे कई कार्यक्रम दूरदर्शन ने इससे पहले बनाए होंगे, उनकी जाके रिकॉर्डिंग सुनिए। वहाँ इससे पहले एक्सपर्ट आए, उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने क्या क्या तरीके बताएं। तो आपको पहले अपना थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको जो है मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज को बढ़ाए बिना, जानकारी को लिए बिना कुछ भी करने का सोचेंगे तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे और आपको कोई एक जो आप लक्ष्य जो है आपका वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो बेसिक चीज़ इतनी सी है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिए, पहला कदम बढ़ाना ही आवश्यक होता है। और आमतौर पर हम जो कमी देखते हैं वो यही है कि पहला कदम बढ़ाने में ही दिक्कतें आती हैं, या पहला कदम बढ़ाने में आपके पास थोड़ा सा संकोच होता है या थोड़ी सी घबराहट होती है। पहला कदम तो आपको लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी है। जो जैसे आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको फिर अगले वाले कदमों पर कोई भी हैंड होल्डिंग करने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपको ले आने के लिए आपको जगह जगह लोग मिलेंगे और आपको उसको सहायता अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। वैसे ये बात सर आपने बिल्कुल सही कही है। दूरदर्शन कई तरीके के ऐसे प्रोग्राम लाता है। अगर हम बात करें कृषि दर्शन की, तो कृषि दर्शन में भी हमने इस बारे में बात की थी, अभी पिछले ही बार हमने ये बात की थी कि फूड प्रोसेसिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप अपनी जो भी आपकी पैदावार है उसका अगर वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो भी आपकी फल सब्जी मसाले हैं उनके दाम आपको बहुत ज़्यादा मिले, तो वो एक विकल्प हो सकता है। आज भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे हमने जाना कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत के लिए जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और कृषि दर्शन इसका सबसे अच्छा सुलभ मार्गदर्शन कह सकते हैं कि जहाँ से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है। शुरुआत के लिए आपने सर बताया कि हमें कैसे करना है, सबसे पहले जानकारी लेना है। प्रशांत जी, आपने जब शुरुआत करी जी, आपके मन में क्या क्या चुनौतियां लगी आपको कि यार ये कुछ दिक्कत मुझे आ सकती हैं? जी। क्योंकि कोई भी नया शुरुआत करता है उसको लगता ही है कि यार क्या क्या दिक्कत आएंगी। जी, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं यही कहूँगा, जब भी हम शुरुआत करते हैं, जैसे सर ने हमें बताया कि शुरुआत करने की ज़रूरत है, बट शुरुआत करते समय आपको कई दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत आपको ये रहती है कि जैसे आपने अपना फसल उगाया तो सबसे पहले आपको फाइनेंस की कुछ दिक्कत आ सकती है, वर्किंग कैपिटल जिसको हम पैसा बोलते हैं, कि आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको अपना स्वरोजगार चलाना है। तो किसान भाइयों, आप बिल्कुल इसमें घबराइए मत कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसमें आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस वाजिब बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अब हम 21वीं सदी में हैं। बहुत अच्छी, बहुत सजग और बहुत ही कंसॉर्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूं सुरभि जी की, जैसे कि अगर कोई किसान भाई मान लीजिए मिर्ची उगा रहा है, या चलिए राई उगा रहा है, जो कि हमारे आसपास मध्य प्रदेश में काफ़ी उग रही है। अगर राई, अब उसने राई उठाकर सीधा सिर्फ मंडी पर बेच दिया, तो मंडी पे बेचने में उसको सिर्फ राई का दाम मिला। लेकिन अगर वो
किसान भाई अगर सिर्फ एक राई का एक्सपेलर, जिसको हम बोलते हैं तेल निकालने की मशीन, एक राई का एक्सपेलर अपने ही खेत के आसपास कहीं डाल लेता है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, और उसके बाद उस राई को भी वो बेचे, चाहे तो मंडी में बेच सकते हैं, उस राई का तेल भी बेच सकता है, और उस राई से बचा हुआ जो उत्पाद, जो रॉ मटेरियल, जो बचा हुआ कचरा रहता है, वो हम खली चुली में जो गायों और जो पशुओं को खिलाने के योग्य रहता है उसमें बेच सकता है। तो किसान इसमें कई संभावनाओं को ला सकता है। तो अगर चुनौती देखी जाए तो बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन उनको आप ओवरकम भी कर सकते, मतलब आप उनको कंप्लीट भी कर सकते हो। इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो आपके पास चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे उभरना है यही तो आपको सीखना है, और यही तो बाकी संस्थाएं हैं जो सिखा रही हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा बस एग्जाम्पल दिया राई वाला, ऐसे कई संभावनाएं हैं, टमाटर, राई, मिर्ची, धनिया जो हमारे मध्य प्रदेश में उग रहा है। तो अगर आप सिर्फ मंडी तक सीमित हैं तो उसको आप कैसे और आगे ले जाके आप मंडी में, एक छोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अगर 100 रुपए किलो आप मंडी में कोई सामान दे रहे हो, अगर आप उसको प्रोसेस कर कर बेच सकते हो तो आपको उसकी कीमत 200, 210, 250 रुपए किलो तक मिल सकती है, जिसमें प्रोसेस करने की आपकी कीमत मात्र 50 रुपए या 60 रुपए आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फसल की पैदावार और अपनी गुणवत्ता बढ़ा के आगे चल सकते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि स्वरोजगार की ओर भी जाएं, रोजगार की ओर भी जाएं, लोगों को भी रोजगार मिले, आपका भी प्रोडक्ट अच्छा चले। तो सिलसिला अभी जारी रहेगा बातचीत का, कुछ और जानकारियां जानना अभी बाकी हैं, लेकिन समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का हमारा विषय है कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सिरवैया जी हैं और साथ ही प्रशांत वर्मा जी भी हैं। यहाँ पे हमने जाना चुनौतियों के बारे में, क्योंकि अब जब आप नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के समय कुछ चुनौतियाँ आती हैं। हमारे दोनों ही विशेषज्ञ ने इस बारे में बताया है। लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होती है फाइनेंस की, यानी कि पैसे की जी। कई बार ऐसा होता है कि आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लोन वगैरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें दिक्कत आती है। तो अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम इस तरफ आके कदम बढ़ा सकते हैं, लोन वगैरह के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सुबी जी। ये हम सामान्यतः ये देखते हैं, हमारे डिक्की के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री बिलिन कांबले वो अक्सर एक बात कहते हैं, अनेक मंचों पर उन्होंने ये बात कही है और हम उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं कि हाँ ये बात सही है कि जब भी कोई युवा स्वरोजगार के बारे में सोचता है, जब उद्यमिता के बारे में सोचता है, तो समस्या कहाँ आती है। आज हम पूरी सोसाइटी को देखें और पूरे ग्रामीण परिवेश को देखें तो ये जो स्वरोजगार और उद्यमिता का जो मुद्दा है, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है। तो देखिए, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति को जो उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहता है उसको 3 चीज़ों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। एक सबसे पहले होता है मेंटोरिंग, कि उसको एक गाइड करने वाला एक मेंटर होना चाहिए उसके पास, है ना। उसकी मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ आप करिए, आगे बढ़िए, होगा वो आपको गाइड करे। दूसरा होता है मनी, पैसा, उसको पैसा कहाँ से। और तीसरा होता है मार्केट। तो ये 3 चीज़ें, मेंटोरिंग, मनी एंड मार्केट, यदि ये 3 चीज़ें किसी को अवेलेबल हो जाती हैं तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति या वो यूथ जो है, वो उद्यमी जो है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा इशू है मेंटोरिंग का। तो जैसा कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह की मेंटोरिंग ही है। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई आप आइए, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, हम आपको चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम ये मेंटोरिंग करने के। तो मेंटोरिंग कोई व्यक्ति करे ये आवश्यक नहीं, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कार्यक्रम भी, कोई पहल भी हो सकती है, कोई किसी भी रूप में मेंटोरिंग हो सकती है। आप जहाँ से प्रेरित, यहाँ से भी आपको प्रेरणा मिल जाए, उसको मेंटोरिंग। अब बात आती है मनी के, पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर कितनी विल पावर है, आप कितना कमिटेड हैं उस काम को करने के लिए जी। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप यकीन मानिए आपकी जेब में 1 रुपये भी नहीं है, और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप पूरी तन्मय, पूरी आस, पूरी ताकत, पूरे मन से उस काम को कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, एक कदम आप जब आगे बढ़ाएंगे, अगले कदम पे आपको शायद कुछ ऐसे लोग भी मिल जाए जो आपके कमिटमेंट को देख के, आपकी मेहनत को देख के आपके साथ आ जाएं, आपके साथ पैसा लगा दें, इन्वेस्ट कर लें, फाइनेंस करा दें। ऐसा भी हो सकता है। आजकल मार्केट में हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर बहुत सारे मिल रहे हैं जो देख रहे हैं कि अच्छा काम कौन कर रहा है जी। अगर आपके पास पैसा है तो आप सीधे आगे बढ़ जाइए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप घबराइए मत। आप देखिए, 3 चीज़ होना चाहिए। अभी समस्या क्या है, किसी के पास पैसा है उसके पास आइडिया नहीं है, किसी के पास आइडिया है तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा और आइडिया है तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, और जो मेहनत करना चाहता है उसके पास आइडिया भी नहीं है, पैसा भी, ये सब चीज़ें। तो इस पूरे सिस्टम को एक दूसरे से हमें जोड़ने की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई स्टार्ट करने के लिए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। आपके पास आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी इच्छा शक्ति है, इनसे आप आगे बढ़िए। आप 2-3 महीने उस पर काम करेंगे, जो भी क्षेत्र आपने चुना है, और यदि लोगों को लगता है कि नहीं ये जो व्यक्ति है ये अपने संकल्प के लिए बड़ा संकल्प आने उसको पूरा करेगा, मेहनत कर,
तो आपकी मेहनत को देख के कोई भी आपकी हैंड होल्डिंग करने को तैयार हो जाता है, आपका हाथ पकड़ने को तैयार होता है कि आइए इनिशियल सीड मनी आप लीजिए, इसको काम कीजिए। ये कोई प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर जैसे आपने जो बात की, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद पैसा आता है। जहाँ पे आपने बताया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो रास्ते अपने आप निकलते चले आते हैं जी। अब इसके बाद आपका केस पे जानना चाहूंगी, जैसे जी। आपने अपना एक स्टार्टअप किया, अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि स्टार्टअप तो कोई कर भी ले, लेकिन अब उसको बेचे कहाँ? मार्केटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चरण आ जाता है। आप इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि जैसा सर ने कहा कि पैसा तो आपके पास आ गया, आपने उद्योग लगा लिया, अब आपके पास प्रोडक्ट है, अब आप बेचो कहाँ? तो जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारा जितने भी आपको एक अपने प्रोडक्ट की ना आपको यूएसपी बनानी पड़ेगी। किसान में यूएसपी मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या खास है, क्योंकि अगर आप जैसे धनिया उगा रहे हैं या फिर आप मिर्ची उगा रहे हैं या कुछ भी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जैसे कई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपका अलग कैसे है, उस अलग वाली चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है और फिर मार्केट पकड़ना है। क्योंकि अब यहाँ पे समय का अभाव है, तो चलते चलते मैं आखिरी बस समसामयिक सलाह में आपसे जानना चाहूंगी, चंद शब्दों में आप थोड़ा सा अगर इसको खत्म करना चाहें, सलाह देना चाहें। बिल्कुल सुरभि जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उद्यमिता स्वरोजगार पर। मैं आपको अंत में इस कार्यक्रम को देख रहे हमारे सभी ग्रामीण भाइयों को, युवाओं को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखिए, जो अंत में जो इस कार्यक्रम में बात आई है कि मार्केट, ये बड़ा विषय है, और मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है नेटवर्क, और नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोग आपको जानते हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं सबसे बड़ा अपना नेटवर्क बनाइए। वो नेटवर्क आपका किसानों के बीच हो सकता है, सोसाइटी के बीच हो सकता है, अधिकारियों के बीच हो सकता है। आप पता कीजिए कि आपके आसपास के शहरों में कौन से ऐसे इवेंट हो रहे हैं, कौन से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ आप जाके जा सकते हैं। तो निश्चित तौर से प्रशांत जैसे कई ऐसे प्रशांत एक उदाहरण है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को एक उद्यमी के तौर पे स्थापित किया है, और डिक्की के साथ जुड़ के ऐसे कई सारे युवा आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं किसान भाइयों, और जो आज की चर्चा में आपने सुना है, मुझे लगता है ये आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। जी, मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि किसान भाई, आप अगर मार्केट देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए। हम जैसे लोग आप लोग के साथ हैं। अगर आप शहर से घबरा रहे हैं तो शहर में हम बैठे हैं। आपके सारी फसलों को, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोसेस करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल डालिए, उसके बाद हमसे मिलिए, अपनी फसल बताइए, बेचिए, हम आपके लिए खड़े हैं। आप बस एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे के लिए हमें हम पर छोड़ें। धन्यवाद किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज का हमारा कार्यक्रम इसी पे था कि कैसे हम लोग स्वरोजगार में, उद्यमिता में नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अगर कुछ नई इकाई शुरू करना चाहते हैं तो कैसे उसमें काम कर सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे विशेषज्ञों का जो आए यहाँ पे, मैं अपना समय दिया। धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाइयों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।